अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत को 16 बरस बीत गए। उन्होंने अपनी सियासी जिंदगी में बदतरीन हालात का सामना किया। उनके वाले शहीद किए गए, वालदा रियासती जबर का शिकार रहीं, भाई कत्ल किए गए। बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए, शौहर को गिरफ्तार किए रखा। मुखालिफिन ने इन पर लग़्व इल्ज़ाम लगाए, नामुनासिब जुमले कसे गए, इन्हें गद्दार कहा गया, सिक्योरिटी रिस्क कहा गया। ये सब कुछ बेनज़ीर ने सहा। उसके बावजूद वो इस नतीजे पर पहुंची कि मफाहमत ही आगे बढ़ने का रास्ता है। जिन्होंने इन्हें दशनाम दिया, बेनज़ीर भुट्टो ने उन्हीं के साथ मिसाक़ जमहूरियत किया, माजी के इख्तलाफात भुलाकर आगे चलने का आज़म किया। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया, उनके खिलाफ कत्ल का मुकदमा चलाया गया, तो सियासत का मैदान बेनज़ीर भुट्टो और उनकी वालदा नुसरत भुट्टो ने संभाला था। उन्होंने जमहूरियत की लड़ाई में भी हिस्सा लिया और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जिंदगी की लड़ाई भी लड़ती रही। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई, उस वक्त भी बेनज़ीर भुट्टो ने इंतकाम लेने की बजाय जमहूरियत का रास्ता अख्तियार किया। 1983 में MRD ने मुल्क गिर तहरीक शुरू की, तो इसकी रूह रवा पीपल्स पार्टी ही थी। उस वक्त भी बेनज़ीर के गैर शादीशुदा होने पर उनके खिलाफ घटिया प्रोपेगेंडा किया गया और बात की सियासी तारीख भी यही है कि बेनज़ीर की किरदार कुशी की मुहिम जारी रखी गई। पार्लिमान के अंदर भी बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ ऐसी शर्मनाक जुबान इस्तेमाल की गई कि उनके आंसू निकल पड़े। बेनज़ीर के सियासी मुखालिफ उनकी वफादारी पर भी सवाल उठाते रहे। इन्हें गद्दार कहा गया, मुल्की सलामती के लिए खतरा करार दिया गया। नज़ीर के खिलाफ उनके शौहर के खिलाफ मुकदमात बनाए गए। आसिफ जरदारी ने तो 11 साल कैद काटी और इन पर कोई इल्ज़ाम साबित न हुआ। जेल में इन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया और जब उनकी हालत इंतहाई गैर हो गई तो यह इल्ज़ाम लगाया गया कि आसिफ जरदारी ने तो खुदकुशी की कोशिश की है। जो इनने मुझ पर टॉर्चर किया, जो मेरी गर्दन काटी गई, जो मेरी जुबान काटी गई, मेरा ख्याल है 7 दिन तक मुझे रखते हैं और उसके बाद जब टॉर्चर होता है तो मेरे सारे आज भी दोस्तों को शायद याद होगा वो मेरे कपड़े और वो मेरे जिस हालात में मुझे आगा खान ये लेके जाते हैं। बेनज़ीर के खिलाफ इन तमाम मसाइब के जिम्मेदार उनके सियासी मुखालिफ नवाज शरीफ थे। इस सब के बावजूद बेनज़ीर भुट्टो ने नवाज शरीफ के साथ मिलकर मिसाक़ जमहूरियत किया, एक दूसरे की सियासत का और सियासी मैंडेट का एहतराम करने का फैसला किया। बेनज़ीर का नजरिया सियासत मफाहमत था, लेकिन जिन दो जमातों ने मिलकर मिसाक़ जमहूरियत किया था, उन्होंने तहरीक इंसाफ के खिलाफ सियासी नफरत का रवैया अपना लिया है। तहरीक इंसाफ को सियासी जमात तक तस्लीम करने से इनकार कर रहे हैं। आज बेनज़ीर की बरसी पर उनका दिया हुआ सियासी सबक फिर से याद करने की जरूरत है। इंतकाम न लिया जाए, मुखालिफ जमातों और मुखालिफ नजरियात को जगह दी जाए, यही सियासत है, यही जमहूरियत है। बात करेंगे, हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा जनाब रफ़ीक रजवाना साहब ने। रजवाना साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। रजवाना साहब, आपका जो मिसाक़ जमहूरियत हुआ था पीपल्स पार्टी के साथ, वो यही था कि हर किसी के मैंडेट का एहतराम किया जाएगा, किसी और ताकत के ज़रिए या रियासत की ताकत के ज़रिए उसके मैंडेट हासिल करने से रोका नहीं जाएगा, मिले हुए मैंडेट को कुचलने की कोशिश नहीं की जाएगी। क्या अभी भी आपकी जमात इस पे कारबंद है? नॉट, हर जमात को कारबंद होना चाहिए, हम भी कारबंद है। मैंडेट वही जो आवाम दे और कोई मैंडेट नहीं है। देयर इज नो अदर मैंडेट। कोई खुदा ना खास्ता हो तो इट्स वेरी शॉर्ट लिव। ठीक है, लेकिन आप समझते हैं सर कि ऐसा हो नहीं रहा है प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो ऐसा? अच्छा, मैं इस पे यहाँ पे जरा इसको रजिस्टर कर दूं, ऐसा आपके साथ भी हो चुका है? ये नहीं कि आपके ये सब कुछ जो है वो बेड ऑफ रोजेस था, ऐसा आपके साथ 2017 में हो चुका है, लेकिन अब हिस्ट्री रिपीट हो रही है। किसके साथ नहीं हुआ, अब देखना ये है जब सबके साथ हो चुका जी, ठीक है, उसके बाद हमें सबक सीखना चाहिए। या इसी तरह हम खुश होते रहे कि मेरे मुखालिफ के साथ हुए तो आई शुड बी हैप्पी, नो नॉट एट ऑल। इस तरह से तो फिर सबके साथ हो भी चुका और क्या सबक हासिल करना है, इससे ज्यादा सबक क्या हो सकता है कि आवाम के लिए हम तमाशा बनते रहेंगे या तमाशा बनाते रहेंगे? इसको तो अब कोई पॉलिटिकल पार्टी अप्रूव नहीं कर सकती और ना ही होना चाहिए। अच्छा सर, क्या ये मिसाक़ जमहूरियत रवाना साहब दो जमातों के दरमियान था, ये पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए था? देखिए, है तो पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए। उस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी 2 जमातें थी, इनकी जो पॉपुलर लीडरशिप थी उन्होंने ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया। जो ऐसी जमातें थी 2 विच मैटर इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, तो वो जब
बड़ी जमातें ये फैसला करती है तो उसका जो बड़ा चार्टर है दैट इज नेशनल चार्टर और पाकिस्तान का चार्टर, दो जमातों के दरमियान जरूर था। इट वाज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री टू हैव अ गुड पॉलिटिकल सिस्टम एंड डेमोक्रेटिक सिस्टम बाय लर्निंग लेसन फ्रॉम द हिस्ट्री। डिड वी लर्न एनीथिंग देन? जी डिड वी लर्न? क्या हमने फिर कुछ सीखा भी था कुछ कि नहीं सर? क्योंकि हमने देखा कि बार बार रिपीटेशन हो रहा था, द हिस्ट्री वाज रिपीटिंग इटसेल्फ अगेन एंड अगेन। देखिए जी, अगर हमने सीखा होता तो शायद आज इस मैच पे हम लोग सारे ना होते। आने वाले वक्त के लिए फिर हमें ये सबक दोहराना चाहिए और फिर हमें ये सबक सीखना चाहिए। तो रजवान साहब, जिन हालात में अभी इलेक्शन में अब जा रहे हैं, तमाम जमातें जा रही हैं और आपके अलावा बाकी तमाम जमातें लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने की शिकायत भी कर रही हैं, आपको लगता है कि ये इस्तेहकाम की तरफ हम जा रहे हैं? इलेक्शन हो भी जाते हैं, उसके बाद भी अगर यही हाल रहता है और इस तरह इलेक्शन होते हैं तो सियासी इस्तेहकाम बरकरार रहेगा? देखिए, एक तो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है, इट शुड बी इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है जी, इसमें सबसे ज्यादा जो लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही है वो है पीटीआई। तो मैं एज ए डेमोक्रेट, एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स ये समझता हूँ, कानून का भी तालिब इल्म हूँ, ये समझता हूँ कि उनके रास्ते में जो नाजायज रुकावटें हैं वो खत्म की जाए और जहां जहां कोई बंदा ऐसा है जिसने कोई जुर्म किया, बशमूल इमरान खान साहब, दे शुड बी टेकन टू टास्क और उनके मुताबिक दे शुड बी ब्रॉट टू जस्टिस। और पॉलिटिकल एक्टिविटीज के लिए रुकावटें नहीं होनी चाहिए। और हमें तो कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है जिसमें हम कहें जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड है। हम भी लेवल प्लेइंग फील्ड मांगते हैं। पंजाब के खिलाफ प्रोपेगेंडा, हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा, झूठी और फेक बातें, झूठी और फेक जो है ये अपना उस पे सोशल मीडिया में बातें हमारे खिलाफ खास तौर पे, और हमारे खिलाफ पंजाब की बातें करते करते कोई थकते नहीं बाज लीडर, तो ये भी तो लेवल प्लेइंग फील्ड को डिस्टर्ब। लेकिन सर, आपके खिलाफ देखिए, आप हैं एक सियासी जमात और आप लेवल प्लेइंग फील्ड हो भी तब भी आपकी मुखालिफ सियासी जमात ने आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा ही करना है, यही तो सियासत है। लेकिन कम से कम कोई आपके कागज तो नहीं छीन रहा, कम से कम आपको बार बार एमपीओ के तहत गिरफ्तार तो नहीं किया जा रहा ना सर? ये काम तो आपके साथ नहीं हो रहा। देखिए, आई एम नॉट एप्रिशिएटिंग कि किसी को एक जमानत मिले अदालत ने और उसके बाद किसी एमपीओ के तहत गिरफ्तार किया जाए। आई एम नॉट एप्रिशिएटिंग। मैं ना के कंपैरिजन कर रहा हूँ। इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो हम नहीं कर रहे और हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। बट एट द सेम मोमेंट पाकिस्तान में आइंदा आने वाले इलेक्शन के लिए जितना माहौल पुरअमन होगा, साजगार होगा और सारी जमातें तकरीबन मैक्सिमम उनको इत्मीनान होगा, तो पाकिस्तान की तारीख में ये अच्छा इलेक्शन हो और इसके रिजल्ट माने जाए तो पाकिस्तान चल सकता है। तो रजाना साहब, जो कुछ आप नहीं कर रहे, कल को अगर बेस्ट ऑफ लक, अगर आप इलेक्शन जीत के हुकूमत बना लेते हैं, तो जो कुछ आप नहीं कर रहे कल को वो दोबारा अगर होता है या कंटिन्यू रहता है तो वो आप रोक देंगे सर? ये सारी जमातों का फर्ज है जी। देखिए, हुकूमत तो आपके पास होगी ना। हमने एक हाइपोथेसिस डिस्कस किया कि आप हुकूमत में हैं, यू हैव द पावर, सो विल यू स्टॉप इट? मैं तो एक प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ, जिसकी भी हुकूमत हो, फर्ज किया अल्लाह करे हमारी हुकूमत हो। आपका क्या ख्याल है, हुकूमत करना कोई आसान है? मेरी जात से पूछे तो मैं तो अपोजिशन की सियासत का कायल हूँ। हुकूमत करना पाकिस्तान बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किलात है। मगर बात यह है कि अगर हुकूमत कोई नहीं करेगा तो पाकिस्तान चलेगा कैसे? पाकिस्तान इस सूरत में चलेगा हुकूमत के साथ दूसरी अपोजिशन जमातें मिलकर नेशनल एजेंडा पे काम करें। किसी के साथ ज्यादती हो। एक सवाल रजाना साहब, जो ना इसका ताल्लुक बराह रास्त आपसे नहीं, आपकी जमात से नहीं है, पाकिस्तान से है। और मैं ये समझ के कि एक मजा हुआ सियासतदान जिसने अपनी जिंदगी गुजारी है, मैं उससे ये सवाल पूछ रहा हूँ, क्या पाकिस्तान अब गवर्नेबल है या फिर हमारे लीडर्स में कैपेबिलिटी नहीं है? नहीं, लेट्स नॉट लूज दी होप। सारों में कैपेबिलिटी है, मिलके बात करें। और जब हम ये बात करते हैं, व्हेन आई हैव ए कंपैरेटिव स्टडी, कोई भी कर ले कंपैरिजन, कंपैरेटिव स्टडी जी, द एग्जिस्टिंग पार्टीज, सबको पाकिस्तान में हुकूमत का मौका मिला। हमें जरा ज्यादा अदवार मिले हैं, तो कंपैरेटिवली ये नहीं कहता कि इट वाज एन आइडियल गवर्नमेंट व्हेनेवर वी केम इनटू पावर, मगर बात ये है कि कंपैरिजन करें, कंपैरेटिव स्टडी करें, तो एटलीस्ट ये भी मैं अपनी जमात की बात कर रहा हूँ, एटलीस्ट हमारे दौरे हुकूमत, हमारी जमात के दौरे हुकूमत में दूसरी जमातों के मुकाबले में वी हैड परफॉर्म बेटर। दी बेस्ट तो कह नहीं सकता मैं, वी हैड परफॉर्म बेटर। चलो, अब वक्त गुजर गया, कहते हैं जी हमने कुछ नहीं किया, इन्होंने सब कुछ किया। अब बात यह है कि आगे क्या करना? क्या खोखले नारे ही लगाएंगे? क्या खोखले मंशूर देंगे?
क्या आवाम को हम कहते रहेंगे कि ये दे देंगे, वो दे देंगे, वो दे देंगे, वो दे देंगे? आज मैं तकरीर सुन रहा था बिलावल भुट्टो साहब की, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, इज अ यंग लीडर, अल्लाह उसको आगे और तरक्की दे। बात ये है कि हम कह देंगे कि हम मजदूरों को इतनी तनख्वाह दे देंगे, हम मजदूरों को फला चीज दे देंगे, हम स्टूडेंट्स को इतने पैसे दे देंगे, हम बिजली मुफ्त कर देंगे, फला कर देंगे। देखना ये है, हमारी किटी में ये गुंजाइश है, जब तक आवाम को ये हकायक नहीं बताएंगे, तलख हकायक, उस वक्त तक ये नारे तो लग गए, में आ गए, उसके बाद फिर जब ये कंप्लीट नहीं होंगे, 50 लाख नौकरी और कितने 50 लाख घर और इतनी नौकरी और इतनी फला, इसी तरह से ये नारे पूरे नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? इसीलिए अब बैठ के अब कलेक्टिव विजडम के साथ पाकिस्तान के मेजर प्रॉब्लम बैठ के उनके रजवाना साहब, बात, ये वैसे आपने एक ऐसी बात की है जो डिमांड करती है कि एक नेशनल डिबेट या एक नेशनल कंसेंसस डेवलप होना चाहिए। सर आप हमारे साथ रहिएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी मंजूर साहब ने हमें ज्वाइन किया। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आज बीबी साहिबा को हमसे बिछड़े 16 बरस बीत चुके हैं सर। एक चीज़ जो उनकी याद है और मेरे ख्याल याद रहनी चाहिए वो ये कि उन्होंने अपने एडवर्सरीज के साथ भी मुआहदा किया, उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, उन्होंने मफाहमत का रास्ता दिखाया अगेंस्ट ऑल ऑड्स। सर ये बताइएगा पीपल्स पार्टी आज उस मफाहमत के रास्ते पे कायम है? कहीं कोई डाइवर्जन तो नहीं आई? क्योंकि आपके जो नाकदीन हैं वो ये कहते हैं कि यू आर नॉट नो लॉन्गर ऑन दैट पाथ। नहीं, पहली तो बात ये है कि वो अपना, अगर आप उसको गौर से देखें, वो मुफाहमत नहीं थी, वो एक वे फॉरवर्ड था, एक पूरा जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की शक्ल में, और खासकर एक जो है वो उसके खिलाफ, एक आमर के खिलाफ एक मुश्तरका जिद्दोजहद की बात थी, जिसको मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने, अभी तो आसफ अली जरदारी साहब जेल में बैठे हुए थे, नवाज शरीफ के डाले हुए जेल में मौजूद थे, कि नवाज शरीफ के साथ मोहतरमा ने ARD बनाकर जिद्दोजहद शुरू की। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी तो बाद में हुआ। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा एक आइन की बात करती है। आज अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड दें, सबके लिए एक जैसा माहौल दें, तो उसमें पीपल्स पार्टी सिर्फ अपनी लड़ाई तो नहीं लड़ रही, पीपल्स पार्टी तो सारी जमहूरी कुव्वतों की लड़ाई लड़ रही। और हम ये कह रहे हैं कि 2 इलेक्शंस पहले कंट्रोवर्शियल हुए, लेकिन वो इलेक्शंस होने के बाद कंट्रोवर्शियल हुए थे। ये इलेक्शन जो है, ये इलेक्शन होने से पहले ही कंट्रोवर्शियल हो चुका है। तो अगर ये फेयर एंड फ्री नहीं होता तो इस मुल्क के अंदर पूरा जो जमहूरी निजाम है वो पटड़ी से उतर जाएगा। अभी मुझे नहीं पता मेरे से पहले कौन सा रफीक रजवाना साहब है हमारे साथ जी। अच्छा, बड़ा एहतराम है। अस्सलाम वालेकुम रजवाना साहब, बड़ा एहतराम है, हमेशा हमारे सीनियर हैं। तो देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसने ये सारा कुछ करके दिखाया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आई थी तो जो टोटल रेवेन्यू था वो कोई 1900 पे था, पीपल्स पार्टी उसको उठाकर जो है वो 3800 पे लेकर गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 19 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स उठाई और 26 अरब डॉलर पे लेकर गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 135% तनख्वाहों में इजाफा किया, 100% पेंशन के अंदर इजाफा किया। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो दूसरी पार्टियों को समझ नहीं आती। अगर आप लोगों की आमदनी बढ़ाएंगे, अगर किसान, मजदूर, पेंशनर, मुलाजिम और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, ये पैसे अपने पास नहीं रखते, ये खर्च करते हैं। जब दुकानों के पास, मेरे कसूर के दुकानदार के पास जाएंगे, वो लाहौर जाता है सौदा लेने, लाहौर वाले फिर आगे मिलर्स के पास जाते हैं। पूरा ये इकोनॉमी का साइकिल चल जाता है। ये बहस हम तब करें ना सर कि जब एक आम वोटर उसके पास ये आजादी हो कि वो इन चीजों को मद्देनजर रखते हो जो आप बयान कर रहे हैं, अपना वोट कास्ट कर सके। आप खुद फरमा रहे हैं सर कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। द रिजल्ट ऑफ सच इलेक्शन वो होगा क्या सर? उसकी रिप्रिकेशन क्या होंगी? वो कबूल होगा कुल्ली तौर पे जमातों को, आपको, आवाम को? फिर नहीं, देखिए ना, यही तो सवाल है। अगर ये इलेक्शन काबिल कबूल नहीं होता तो आप जिसको मर्जी लाकर बैठा दे, उसकी लेजिटिमेसी क्या होगी? अगर फिलहाल अगर पीपल्स पार्टी तरीके से अभी सवाल उठा रही है पूरे प्रोसेस के ऊपर, मतलब मेरे शहर के अंदर जो DRO है, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, उसके प्रेमिसेस के अंदर एक जमात को टेंट लगाकर वहां पे बिठाया गया और वो पेपर जमा करवा कर आए। अगर DRO का प्रेमिसेस यूज हो रहा है तो उस DRO से आप क्या तवक्को करेंगे? तो ये इश्यूज हैं जो इस वक्त हम फेस कर रहे हैं। तो हम ये कहते हैं
जब तक इलेक्शन का प्रोसेस, मैं हारता हूँ हार जाऊं, मैं जीतता हूँ मुझे जीतना बट हैज टू बी अ प्रोसेस। आप 88 से शुरू हुए हैं, कभी आप आईजीआई बना देते हैं, कभी कुछ बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है। अच्छा साहब, अब कभी चूंकि election आपकी मौजूदगी का सर बैठ फायदा जाता है। उठाते हुए मैं यही सवाल रजवाना साहब से जरा इसी तरह फ्रेज करता हूं सर, क्योंकि इक्वली एक बड़ी ताकतवर जमात है आप दोनों। रजवाना साहब, ये इलेक्शन क्या वाकई ही इतना कंट्रोवर्शियल हो चुका है कि इसके प्रोसेस पे सवाल उठाना चाहिए? बुनियादी सवाल तो यही ना, पता नहीं आप इस पे एग्री करते हैं या नहीं करते, तो बात की बात है कि इसका रिजल्ट क्या होगा। हो सकता है आपको लगता हो कि बिल्कुल फेयर प्रोसेस चल रहा है जैसे इलेक्शन का होता है। आपकी जमात का टेक क्या है सर इसमें? लेकिन इसके दो हिस्से, एक तो ये है कि कंट्रोवर्शियल अगर किसी हद तक खुदा ना खास्ता है तो क्या बात, नंबर वन। अगर कंट्रोवर्शियल किसी इशू पे है तो आई एम नॉट ए पार्टी टू, पीएमएल इज नॉट ए पार्टी टू। एट दी मोस्ट यही बात है कि पीटीआई के लोगों को उनके बकौल इंतकाम का निशाना बनाया गया। तो मैंने पहले ही अपनी गुफ्तगू में ये गुजारिश की थी कि मैं एज ए पोलिटिकल वर्कर जो है, 40 साल हो गए मुझे पोलिटिकल वर्क करते हुए, मैं इसको कभी अप्रूव नहीं कर सकता कि किसी जमात के बंदों को, किसी जमात के वर्कर्स को, जमात के लीडर को या किसी भी लीडर को बिला वजह किसी मुकदमे में उसको इन्वॉल्व किया। ठीक है जी। अब रही बात 9 मई की, 9 मई को जिसने जो कुछ किया वो हर कोई अपनी अपनी भुगतेगा और भुगत रहे है। और अब रही बात के जी कि अब ये कंट्रोवर्शियल इस बुनियाद पे कि लोगों को आजकल यही चल रहा है, नॉमिनेशन फॉर्म फाइल नहीं करने दिया गया। चंद सीटों हम भी देखते हैं मीडिया पे, जैसे आप देख रहे हैं, चौक साहब देख रहे हैं, चंद सीटों पे हुआ, आई डू नॉट अप्रूव दैट इज रॉन्ग। ठीक है। अब देखना ये है कि इस सूरत हाल में अब सबसे ज्यादा उम्मीदवार, सबसे ज्यादा दरखास्त जो दी गई है एप्लीकेंट्स और कैंडिडेट्स, वो सारे सबसे ज्यादा एज कम्पेयर टू अदर पोलिटिकल पार्टीज जो फिगर टीवी पे आ रहे हैं, आज में भी करेक्ट वो पीटीआई के ज्यादा है। ठीक है। तो फिर पॉलिटिकल प्रोसेस तो चल रहा है। ठीक है। इंटरवेंशन हुई तो मुदाखलत हुई। अब इसको ये कंट्रोवर्शियल है, मेरी एक इसमें एक इख्तरा है। इन बातों को एक तरफ रखें, उनके पीछे जो है ना, इसको अगर ज्यादा कंट्रोवर्शियल बनाना है तो उसकी एक रीजन मैं समझता हूँ ये है कि पंजाब जो है ना एक हब है, पंजाब की सीटें सबसे ज्यादा सारे सूबों के निस्बत। ठीक है जी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी को पंजाब में एज हासिल रहा है। 2018 में वो भी जिस तरह हुकूमत बनाई गई उस पर बहस करने की जरूरत भी नहीं है और उससे सबक सीखना चाहिए। तो उसको पंजाब कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है, पीएमएलएन को ही निशाना बनाया जा रहा है। हमारा तो पीटीआई के खिलाफ जो कुछ हुआ या हो रहा है, वी आर नॉट पार्टी। मैं तो अब भी कह रहा हूँ, अभी एक दूसरे इंटरव्यू में कह रहा था, शाहरुख साहब की बात हो रही थी, तो उनको जो है ना उन्होंने जमानत मिलने के बावजूद 16 एमपीओ के तहत उनको गिरफ्तार कर लिया। अच्छा, लेकिन रजवाना साहब देखिए ना, आप ये यहाँ पे मैं खुशी की बात है कि बड़ी मैच्योरिटी का मुजाहरा किया जा रहा है, अनलाइक अदर पॉलिटिशियंस के। नहीं जी बड़ा अच्छा हो रहा है, ये वो है, यू आर टॉकिंग सेंस हियर। लेकिन चौधरी साहब, मेरा सवाल सर आपसे है, जरा ये अभी बात की है जो यहाँ पे अभी उन्होंने, तो ये मुझे बताएं कि इसका बेनिफिशियरी कोई ना कोई तो होगा ना सर। जो बात रजवाना साहब कह रहे हैं कि गलत हो रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है, आप भी कह रहे हैं गलत हो रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है सर। लेकिन होता क्या है कि जब इतना कुछ गलत हो रहा होता है, कोई एक फेवरेट होता है जो उसका बेनिफिशियरी होता है। हु डू यू थिंक द बेनिफिशियरी इज? उसमें कोई दूसरी राय ही नहीं है। जिस तरह से साबका इलेक्शंस के अंदर काफ लीग से लेकर ये पीटीआई तक अगर आप सारा सफर देखें तो बिल्कुल एक तयशुदा मंसूबे के तहत किया जाता है। ये सिर्फ महज इत्तेफाक नहीं होता कि किसी एक पार्टी को टारगेट किया जाता है। सिर्फ टारगेट करना और बात है, दूसरा एक तयशुदा मंसूबा होता है जिसके तहत किसी को लाना होता है। तो ये एक गलत रवायत है जिसके नतीजे के तौर पर मैं समझता हूँ कि हम एक ऐसी खाई में गिरने जा रहे हैं जिसका फिर कोई अंजाम ही नहीं होगा। चौधरी साहब, इंतहाई मशकूर हूँ सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। रफीक रजाना साहब सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला। आगे बढ़ेंगे नाज़रीन। माजी अपने आप को दोहराता है, लेकिन हमारे सियासतदान माजी से सबक सीखने को तैयार नहीं होते। जब इक़्तिदार में होते हैं तो सोचते नहीं हैं, कोई बात खिलाफ ज़ाब्ता हो तो आवाज़ नहीं उठाते, जब खुद उनके साथ वही होता है तो दहाइयाँ देते हैं। आज तहरीक इंसाफ के साथ वो कुछ हो रहा है जो माजी में तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन के साथ होता रहा। माजी में तहरीक इंसाफ या तो बेज़ाब्तगी की तायद करती थी या फिर जवाब पेश करती थी या खामोशी इख्तियार किया करती थी, और आज तहरीक इंसाफ की मुखालिफ जमातों ने भी यही चलन अपना रखा है। आज शाह महमूद कुरैशी अडयाला जेल से रिहा होते ही दोबारा गिरफ्तार किए गए।
सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में उनकी जमानत मंजूर की थी, लेकिन इनकी रिहाई से पहले ही गुज़िश्ता रोज उनकी नजरबंदी का हुक्म जारी कर दिया गया था और आज इन्हें GHQ हमला केस में भी गिरफ्तार कर लिया गया। आज मुझे नहीं सर, आप आई एम सॉरी। ये देखिए, ये देखिए, ये क्या है? ये देखिए, ये देखिए, ये क्या कर रहे हैं? ये देखिए, ये क्या है? ये क्या है? तमीज से, तमीज से। ये क्या कर रहे हैं? ये देखिए, ये गैर कानूनी कर रहे हैं। साहब क्या कहेंगे? साहब क्या कहेंगे? माजी अपने आप को दोहराता है, लेकिन हमारे सियासतदान माजी से सबक सीखने को तैयार नहीं। आज सदर आरिफ अलवी ने ट्वीट किया, ऐसे दलाइल देना कि ऐसे वाकयात माजी में भी होते रहे हैं, ये मुनासिब नहीं। ये बेशक नामुनासिब है, लेकिन माजी की वाकयात की मजम्मत ना करना, उन पर अफसोस का इजहार करना भी तो नामुनासिब है कि सदर मुमलिकत को भूल गया कि जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो मुखालिफ सियासतदानों को मंशियात के मुकदमात में फंसाया गया, यानी ऐसे मुकदमात बनाए गए जिनकी सजा मौत है। यहाँ तक कि बट कड़ाही खाने पर मुकदमात बनाए गए, नवाज शरीफ की तकरीर सुनने पर भी मुकदमात दर्ज हुए। आज सदर का ये कहना ठीक है कि माजी के वाकयात को आज के वाकयात के लिए जवाज़ नहीं बनाया जा सकता, लेकिन क्या इन्हें माजी की गलतियों का एतराफ़ नहीं करना चाहिए? आज शाह महमूद कुरैशी को धक्के देकर गाड़ी में धकेला गया, गिरफ्तार किया गया। माजी में भी जब शाह महमूद कुरैशी की जमात इक़्तिदार में थी तो मार्च 2022 में पुलिस ने पार्लियामेंट लॉजेस में ऑपरेशन किया। तब जमीयत उलमा इस्लाम फे के रुकन कौमी असम्बली सलाहुद्दीन अयूबी समेत 18 अफराद को गिरफ्तार किया गया था। माजी अपने आप को दोहराता है, लेकिन हमारे सियासतदान माजी से सबक सीखने को तैयार नहीं होते। आज इलेक्शन से पहले तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और लीडरों को गिरफ्तारियों और मुकदमात का सामना है। माजी में नून लीग के रहनुमा इलेक्शन से पहले इसी तरह के अमल से गुजरे। किसी को गिरफ्तार करके इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोका गया, किसी पर केस बनाकर गिरफ्तार किया गया और इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोक दिया गया। आपको दोहराता है, लेकिन हमारे सियासतदान माजी से सबक सीखने को तैयार नहीं होते। माजी में भी सियासी वफादारियां तब्दील हुई, कई रहनुमा नून लीग से मुनहरिफ हुए, नून लीग उम्मीदवारों पर छापे मारने और मारपीट की खबरें सामने आईं। तब तहरीक इंसाफ ने इस तमाम अमल पर कोई एतराज़ न किया। अब तहरीक इंसाफ से वाबस्ता लोगों को इन्हीं हालात का सामना है। अब तहरीक इंसाफ से वाबस्ता लोग पार्टी छोड़ कर जा रहे हैं। अब तहरीक इंसाफ के लोगों को छापों और हरासानी का सामना है। साहब और पीटीआई के साथ होने का फैसला किया है। आप बताएं हमारे पास और क्या रास्ता था? आज से मैं पीटीआई या किसी भी सियासी जमात का हिस्सा नहीं होंगी। मैं पीटीआई से, उसकी मेंबरशिप से, बेसिक मेंबरशिप से, उससे मैं दस्तबरदार होता हूँ। मैं पार्टी को छोड़ रहा हूँ। माजी अपने आप को दोहराता है, लेकिन हमारे सियासतदान माजी से सबक सीखने को तैयार नहीं होते। माजी में नवाज शरीफ भी नाअहल किए गए थे, तब तहरीक इंसाफ ने उनकी नाअहली पर खुशियां मनाई थी। अब तोशाखाना केस में जब चेयरमैन पीटीआई को नाअहल किया गया तो मुस्लिम लीग नून ने भी इस नाअहली पर शादियाने बजाए। माजी अपने आप को दोहराता है, लेकिन हमारे सियासतदान माजी से सबक सीखने को तैयार नहीं होते। जब अपोजिशन सेनेट में चेयरमैन सादिक संजरानी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करती थी और अपोजिशन के सेनेटर इस तहरीक के खिलाफ वोट दे दिया करते थे तो पीटीआई इसे ज़मीर की आवाज़ कहती थी, और जब खुद चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई तो इसके हक में वोट देने को साजिश कहा गया। माजी अपने आप को दोहराता है, लेकिन हमारे सियासतदान माजी से सबक सीखने को तैयार नहीं होते। माजी में नवाज शरीफ को नाअहली के बाद पार्टी सदारत से हटा दिया गया था। इसके बाद उनकी जानिब से सेनेट उम्मीदवारों को जारी किए गए टिकट भी मनसूख कर दिए गए थे। नून लीग के सेनेटर्स को आज़ाद करार दे दिया गया था। अब यही कुछ तहरीक इंसाफ के साथ हुआ। इंटर पार्टी इलेक्शन की बुनियाद पर इसका इंतखाबी निशान वापस लिया गया, जिसे गुज़िश्ता रोज़ पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर बहाल किया गया है। कल वो लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने की शिकायत किया करते थे, आज इन्हें गिला है कि इंतखाबात के लिए हमवार मैदान दस्तियाब नहीं। माजी एक बार फिर अपने आप को दोहरा रहा है, लेकिन क्या हमारे सियासतदान आज भी इस सबक को सीखने को तैयार हैं? बात करेंगे। हमारे मुल्क के मारूफ सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब रज़ा रूमी साहब और जनाब शौकत पराचा साहब। मैं इन दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। शौकत पराचा साहब, सर ये बताइएगा कि आज
कुछ सबक सीख पाए हैं हम? हो ये रहा है कि एक पैटर्न है, उसी पैटर्न पे तारीख अपने आप को दोहरा रही है, किरदार भी तकरीबन वही है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि हम एक लूप में चल रहे हैं और कोई भी उससे सीखने को तैयार नहीं? बहुत शुक्रिया शाह जी, क्योंकि बड़ी अहम बात आपने की। तब्दीली तो खैर एक आई है कि कैरेक्टर बदल गए हैं, बातें वही कर रहे हैं कि 2018 में जिनको शिकायत थी और जो अग्रेसर थे, आज वो 2018 के शिकायत कुनंदा आज वो दूसरी साइड पे बैठे हुए हैं, और 2017-18 के जो एग्रेसर थे वो आज के मजलूम हैं। वो कहते हैं ना, बर्नार्ड शॉ ने कहा था कि वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री दैट वी लर्न नथिंग फ्रॉम हिस्ट्री। लेकिन हैविंग सेड दैट, देखें 90s की पॉलिटिक्स रजा रूमी साहब ने भी देखी है, मैंने भी देखी है। एक सबक सीखा गया जिसकी बुनियाद पर फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ पाकिस्तान में। लेकिन फिर जब जनाबे बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान आए, उनको सबक मिला और उन्होंने सबक पढ़ा, और फिर वो उन्होंने उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी या उस स्पिरिट या उस रिकन्सिलिएशन के खिलाफ बात की। आज चूंकि बेनज़ीर भुट्टो का यौम शहादत है, तो रिकन्सिलिएशन की वो बात करती नहीं। जब उनकी शहादत हुई, उन दिनों में उनकी एक किताब भी आई थी, रिकन्सिलिएशन पर भी थी। लेकिन जनाब इमरान खान ने उसको मुका का नाम दिया कि ये तो अपने पैसे बचाने के लिए, करप्शन बचाने के लिए, प्लंडर्ड वेल्थ बचाने के लिए मुका कर चुके हैं। और उसमें आपने देखा कि नैब चेयरमैन चौधरी कमरुज़्ज़मान के खिलाफ या दीगर के खिलाफ क्या क्या जलसों में या 2014 के धरनों में बातें होती थी। अगर मुझसे आप ये पूछें कि क्या अब पीटीआई या पीटीआई की क़यादत ने कोई सबक सीखा है, तो मेरा जवाब होगा नो। अगर इनको कल मौका मिल गया ये इक़्तिदार में आए, तो ये बिल्कुल ही उसी तरह ही करेंगे जैसे 2017 में 2018 में किया गया। Having said that, बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी पार्टी के चेयरमैन हैं, वो कम से कम एक डिफरेंट लाइन ले रहे हैं। वो हर जलसे में, हर पब्लिक गैदरिंग में वो जरूर बात कर रहे हैं कि नफरत की सियासत खत्म होनी चाहिए, जिद और हट धर्मी जिसको नाक कहते हैं उसकी सियासत खत्म होना चाहिए। तो मैं अगर कहूँ कि बिल्कुल ही 100% मायूसी है, तो वो भी अजीब सी बात होगी। बिलावल भुट्टो हैं, आई विश के और जो क़यादत है, नई क़यादत है, वो कम से कम जो 30-40 साल से 85 ऑनवर्ड हमने यही लोग देखे, हमने यही सियासत देखी, हमने यही अंदाज़े सियासत देखा, हमने यही तर्ज़ गुफ्तगू तरते तलातुम यही देखा। अब बिलावल भुट्टो एक तब्दीली की बात कर रहे हैं। अगर कम से कम ये कैरेक्टर असैसिनेशन, हर बंदे को चोर डाकू आप 10 साल कहें और फिर कहें कि मुझे तो जी एस्टेब्लिशमेंट ने कहा था कि ये चोर हैं, ये डाकू हैं, तो आप खुद भी तो कुछ सोचते किसी स्टेज पे। लेकिन मुझे यकीन है कि अगर दोबारा भी उनको मौका मिला तो वो फिर भी नहीं सोचेंगे। ये अनफॉर्चुनेट। पराजा साहब, ये तो हम बात कर रहे हैं कि ऐसी जमात की जिससे मुताबिक जगहों पे इमेच्योरिटी का मुजाहरा किया माजी में, और इसका जिक्र हम कर चुके हुए हैं। बट रजा रूमी साहब, coming on to you, sir, what about those political parties who they were in charge of the helm of affairs of the country for past 40 years, और उन्होंने ये क्या कहने पिंग पोंग का खेल भी खेला और कई दफा खेला। उनको तो पता होना चाहिए था कि इसका रिजल्ट सिर्फ एक ही निकलता है, कि इनके हाथ कुछ नहीं आता। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आज अगेन वो भी इसी खेल का हिस्सा है, एंड दे आर एंजॉयिंग हैविंग पॉपकॉर्न पकड़ के वो शो देख रहे हैं। सर जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि एक हद तक उनकी बात में वजन है कि माजी का हवाला दे के आप आज की जाने वाली ज्यादतियों और जुल्म को जस्टिफाई नहीं कर सकते। ये गलत तरीका कार होगा। लेकिन इसके साथ साथ ये बात भी कहनी जरूरी है कि यही सदर मोहतरम जो हैं, ये जब सदर थे और इनके लीडर मुल्क के वजीर आजम थे, तो जैसे आपने जिक्र किया कि क्या क्या नहीं होता रहा पॉलिटिशियंस के साथ, राना सनाउल्लाह के साथ क्या किया गया, जरदारी साहब उनकी हमशीरा, मियाँ नवाज शरीफ उनकी बेटी, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, एक बड़ी लंबी फहरिस्त है। उस वक्त तो अलवी साहब को ना इंसानी हकूक याद आए, ना इंसाफ के तकाजे याद आए। आज उनके शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ ये हुआ तो जाहिर बात है वो भड़क उठे क्योंकि उनकी पार्टी के बंदे हैं। तो यहाँ पे ये वही वतीरा है कि हमारी रियासत के जो टॉप के ऊपर लोग भी बैठे हुए हैं वो भी अपनी सियासी वाबस्तगियां ही देखते हैं।
काश के वो ये देखें कि ये चीज़ें इंसाफ और इंसानी हकूक जो है वो सबके लिए बराबर होने चाहिए, आम शहरी के लिए भी और उनकी अपनी पार्टी के लोगों के लिए, उनके सियासी हरीफों के लिए भी। और मैं ये आपको दावे से कहता हूं कि आज भी सियासी पार्टियां जो पीटीआई की मुखालिफ हैं वो इसके ऊपर आंखें बंद कर रही हैं, तो वो भी इसी चीज़ को बढ़ावा दे रही हैं। ये सियासतदानों को इसका हल निकालना है कि वो एक दूसरे के ऊपर ये ना करें, और इस तरह के मामलात अगर वो एक को रोकेंगे तो फिर कोई हम इस सिलसिले को रोक पाएंगे। जी ठीक है। अच्छा पराजा साहब, ये बताइएगा सर कि अभी एक बहस और भी चल रही है जो कि इससे पहले वाले सेगमेंट में डिस्कस कर रहा था, इलेक्शन के ऊपर कहा तो जाता है कि इसके इनकाद पे बात नहीं करनी है, अदालत ने ये हुक्म दिया था, लेकिन हम ये तो बात कर सकते हैं कि इलेक्शन का जो प्रोसेस है, इज दिस ट्रांसपेरेंट इनफ? क्योंकि बहुत सी जमातें हैं जो शिकायत कर रही हैं कि प्रोसेस ट्रांसपेरेंट नहीं है, विच विल रिजल्ट इनटू केओस अगर एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के जरिए इसको कंटिन्यू नहीं किया जाता। आपको लगता है सर कि ये ऐसी ही चीज है, एक ऐसा प्रोसेस है जो कल को जाके गले की हड्डी बन सकता? देखें सैयद अली हैदर साहब, हम 3 जर्नलिस्ट हैं, हम कह सकते हैं कि ये ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। ठीक है। हम कह सकते हैं कि ये सही है, जो 218 आर्टिकल क्लॉज 3 के अंडर जो जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, वो सही है। अब इसमें मैनिपुलेशन कितनी है, मैनूवरिंग कितनी है। मसलन ये जो पेपर छीनने वाली बातें होती रहीं, हमारी एजेंसी इतनी इनएफिशिएंट नहीं है कि वो कैमरे के सामने आकर कैमरे छीने और उनको पेपर छीने और उनको पता भी ना चले कि उनकी वीडियो बन रही है, नंबर 1। नंबर 2, अगर पेपर इतने मैस स्केल पे छीने गए तो फिर ये 2500 उम्मीदवार पीटीआई के किधर से आ गए? ठीक है, ये बताते खुद एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन चूंकि मैं जो पहले आपसे गुजारिश कर रहा था, ट्रस्ट मी, इतनी तकसीम है, आप किसी सरकारी अफसर में चले जाएं आपको वहां वो तकसीम नजर आएगी, आप मस्जिद में चले जाएं वहां तकसीम नजर आएगी। जो असल मसला जिसकी तरफ आप बार बार बात कर रहे हैं, असल मसला है भी यही कि इस सियासत के नाम पे हमारा मुआशरा इतना डीपली डिवाइड हो चुका, ये डिवीजन इतनी एंट्रेंच कर चुकी है, और इसकी वजह से शायद अभी ये जो जनरेशन जिसको हम कहते हैं ना कि रिवेंजफुल जनरेशन है, 18 साल वाले, 15 साल वाले, 20 साल वाले अभी तो चलें ये नीचे हैं, फैसला साजी में उतने नहीं आए। लेकिन इसी माइंडसेट के साथ जब ये 40 ईयर 50 ईयर तक ग्रो करेंगे तो उस वक्त इमेजिन करेंगे जब डिसीजन मेकिंग इनके हाथ में होगी, ये चाहे सियासी जमातों में हो, चाहे ये सरकारी जॉब में हो, ये प्राइवेट सेक्टर में हो, सोशल मीडिया, डिजिटलाइजेशन। आप इमेजिन करें कि हमारा माशरा या हमारा मुल्क जिस डिवीजन की बुनियाद पर, और ये सिर्फ ये नहीं है कि ये बाय डिफॉल्ट हुआ है, नो, ये बाय डिजाइन हुआ है कि गुज़श्ता 13-14 साल से, वो अक्टूबर 2011 लाहौर जलसे से लेके आज तक रिवर्स गियर नहीं लगाया गया। वो कभी मजहब को लाया गया, कभी सियासत को लाया गया, कभी जनाब वो पहले होती थी डिवीजन माशरती होती थी कि जी वो हम कहते थे कि ये गरीब क्लास है, ये अमीर क्लास है, हम उसको कहते थे ये क्लास सिस्टम है। भाई वो नहीं है, अभी हर जगह आपकी तकसीम आ गई, which is heading the country to a dark tunnel। मुझे खौफ आता है ऐसी बातें सोच के, ऐसी बातें करके। तो इसलिए सबको रजा रूमी साहब जैसे कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं कि कम से कम ये पॉलिटिशियन का लीडर, नाम ही लीडर है ना, लीडरशिप है, उसमें सदर आरिफ अलवी साहब हूँ, उसमें बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान हूँ, शाह महमूद कुरैशी साहब हूँ, मियां नवाज शरीफ साहब हूँ, शहबाज शरीफ हूँ, आसिफ जरदारी साहब हूँ, बिलावल भुट्टो जरदारी हूँ, सबकी कलेक्टिव ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस ट्रेंड को जो माशरे को पता नहीं किधर लेके जा रहा है, इसको ब्रेक करें, कहीं रोकें इसको। अच्छा, ये बहुत आम पॉइंट, बहुत अच्छी बात आपने की है पराजा साहब, क्योंकि इसका ना मजमूई तौर पे बिलाखिर हल यही है। लेकिन रजा रूमी साहब, ये जो कुछ अब हो रहा है, मैं दोबारा चूंकि होगा क्या, हम अभी जो करंट सिचुएशन है उससे अनरिलेट खुद तो कर नहीं सकते, क्योंकि आपको, मुझे, पाकिस्तानी अवाम को वो कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रही है और करेगी। क्या हमारे सियासतदान आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? जैसे कि मैंने इससे पिछले सवाल में कहा था दैट वी आर एक्चुअली फाइंडिंग आवरसेल्फ इन अ विशियस सर्कल, देयर इज अ लूप व्हिच इज गोइंग ऑन। आर दे रेडी टू मूव फॉरवर्ड? रूमी साहब।
जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि ये एक दायरे का सफर है, एक विशियस साइकिल जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है। आपने जिक्र किया इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग 90 की दहाई में एक दूसरे के साथ ये करती थी, और अब हमने वो देखा है कि वो साइकिल रिपीट हो रहा है। पहले जो कुछ PMLN के साथ हुआ 2017-18 में, 19 में, आज वही दोहराया जा रहा है। आज खान साहब जेल में हैं, पहले नवाज शरीफ जेल में थे, आज उनकी पार्टी पे पर्चे हो रहे हैं, पहले उनकी पार्टी पे पर्चे थे। तो ये इसकी रोकथाम भी इन्हीं के हाथ में है। काश कि ये सियासी जो है बसीरत का मुजाहरा करें, और उसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो मरहुमा ने तो एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन कर लिया था और इस तरह के मामलात से गुरेज करने का अयादा किया था, लेकिन जब से तीसरी कुव्वत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2011 में उठी और उसकी राइज हुई कुछ इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत से भी और कुछ पाकिस्तान में उनका ऑर्गेनिक सपोर्ट भी उनको मिली, उसके बाद से वो कॉम्पैक्ट और वो चार्टर टूट गया और हम दोबारा इंतकाम की सियासत की तरफ आ गए हैं। अब यही होगा कि मैं उम्मीद करता हूं कि जब खान साहब जेल से निकलेंगे तो वो एक बदले हुए सियासतदान होंगे और वो अपने हरीफों के साथ मिलकर एक नई पॉलिसी बनाएंगे कि वो सियासी मुकदमे, सियासी इंतकाम की रविश तर्क कर देंगे और मुल्क में कानून की और आइन की हुक्मरानी के ऊपर काम करेंगे। यही सोल्यूशन है और इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है रज़ा उर्मी साहब, इनको आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। जनाब तलाशा साहब, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। एक वक्फे का वक्त हुआ है यहाँ पर, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद हाजिर नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के बानी और उनकी पार्टी क़यादत कानूनी मुश्किलात के खौफनाक भंवर में हाथ पैर मार रही है, लेकिन बचाव के लिए कोई किनारा नहीं मिल रहा। सुप्रीम कोर्ट ने आज तोशाखाना केस में बानी PTI की नाअहली खत्म करने की दरख्वास्त पर फौरी समाअत की सदा मुस्तरद कर दी और कहा कि इस हफ्ते नाअहली केस की समाअत मुमकिन नहीं। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने PTI वकील से मुकालमा करते हुए रिमार्क्स दिए कि कम अज कम 3 रुकनी बेंच को यह केस सुनना चाहिए। इस वक्त सिर्फ 2 ही जजेस दस्तयाब हैं और 2 रुकनी बेंच आपको अबूरी रिलीफ भी नहीं दे सकता, क्योंकि हाई कोर्ट में यह डिवीजन बेंच का फैसला। जस्टिस अथर मिनल्लाह ने कहा कि नाअहली से मुतालिक फैसला मुअत्तल होने से सजा मुअत्तल नहीं होती, ऐसी कोई अदालती नज़ीर नहीं। PTI वकील शहबाज खोसा ने कहा कि अदालती नज़ीरें मौजूद हैं। जावेद हाशमी के खिलाफ फैसले के साथ सजा भी खत्म की गई, जिस पर कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा क्या पता कि यह केस अहम नुकात पर हो और इसकी समाअत 5 रुकनी बेंच करे, जबकि अगले हफ्ते चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब भी आ जाएंगे। तोशाखाना ही नहीं, बानी PTI और PTI पर कई संगीन केसेस की तलवार लटक रही है। अलकादर ट्रस्ट केस गले की हड्डी बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने अगरचा साइफर केस में जमानत दे दी, लेकिन यह केस खतरे की घंटी है। एक रोज पहले भी अडियाला जेल में जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने साइफर केस की समाअत की, जबकि आज बानी PTI के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत बगैर कार्रवाई के 3 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। बात करेंगे इस हवाले से मारूफ वकील जनाब सलमान अकरम राजा हमारे साथ मौजूद हैं। राजा साहब शुक्रिया। सर, तोशाखाना केस में क्यों रिलीफ नहीं मिल सका आज सुप्रीम कोर्ट में? नहीं, ऐसी क्या बात है जी। उन्होंने कहा है कि छुट्टियों के बाद ये मुकदमा लगेगा, इसको 3 मेंबर बेंच के सामने लगना चाहिए, क्योंकि हाई कोर्ट का जो फैसला है वो 2 मेंबर बेंच का है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जब 2 मेंबर सुप्रीम कोर्ट के हों तो वो हाई कोर्ट के 2 मेंबर बेंच के फैसले को रद्द नहीं करते। उसके लिए जरूरी है कि कम से कम 3 मेंबर बेंच हो, और 3 मेंबर बेंच अब छुट्टियों के फौरन बाद मुयस्सर होगा। अच्छा। तो मुझे ये उम्मीद है 4 या 5 जनवरी को ये केस 3 मेंबर बेंच के सामने लग जाएगा और मुझे रिलीफ की उम्मीद है। अच्छा राजा साहब, एक तवील फहरिस्त है बानी चेयरमैन पर जो केसेस हैं उनकी। हाउ मच टाइम टेकिंग द प्रोसेस, कितना टाइम लग जाएगा उनको इन पूरे केसेस के अमल से गुजरते हुए? नहीं, वो अपनी जगह बात है, लेकिन उनकी जो कन्विक्शन हुई है, जिस केस में उनको सजा हुई है, वो सिर्फ एक ही है और वो तोशाखाना है। उसमें अगर उनकी कन्विक्शन सस्पेंड हो जाती है तो फिर वो इलेक्शन लड़ने के अहल हो जाते हैं। अच्छा। इसलिए ये एक केस अहम है, बाकी तो केस रगबियात हैं, वो हैं, पड़े हुए हैं, चल रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस एक केस में जो कन्विक्शन है उसकी सस्पेंशन, उस कन्विक्शन की मुअत्तली पे दारोमदार है इलेक्शन का। बट सर, व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द PTI's टीम? बाकी जो इनके लोग हैं उन पे या केसेस हैं या वो इश्तिहारी हैं या रूपोश हैं, ये लोग इलेक्शन कैसे लड़ेंगे फिर?
नहीं, देखिए, जो लोग गिरफ्तार हैं या जो लोग इस वक्त लापता हैं, आप उनको अंडरग्राउंड कह रहे हैं, वो इलेक्शन बहरहाल लड़ सकते हैं। एब्सकॉन्शन की वजह से इलेक्शन लड़ने पे कोई कतगन नहीं है। जेल में होने की सूरत में भी इलेक्शन लड़ा जा सकता है और उनकी टीमें मौजूद हैं। इलेक्शन उन्होंने पहले भी लड़े हैं, एक पार्टी की तंजीम मौजूद है, तो इलेक्शन तो होगा। और इलेक्शन जाहिर है ये एक मिसाली सूरत हाल नहीं है, ये प्री पोल रिगिंग के जुमरे में ही आता है। लोगों को झूठे केसों में गिरफ्तार किया गया है, उनको इस काबिल नहीं छोड़ा गया कि वो कैंपेन कर सकें। लेकिन इस सब के बावजूद इलेक्शन लड़ा जाएगा और ये जो नामुसाइद हालात हैं उनको इंशाल्लाह सर कर लिया जाएगा। अच्छा रजा साहब, ये बताइएगा सर, मतलब देखिए ना, हालात अगर इस तरह के हैं तो ऐसी बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ हैं जिनको मद्देनज़र रखा जाना चाहिए। इससे पहले बात हो रही थी जनाब कि इनके कागजात मंजूर नहीं लिए नहीं जा रहे थे। लेट्स से अगले प्रोसेस में, स्क्रूटनी के प्रोसेस में मंजूर नहीं होते, या इनके तस्दीक कुनंदा या तायद कुनंदा वो नहीं पहुंच पाते हैं। बहुत सी ऐसी रुकावटें हैं जो कि अभी जिनका आपको अभी सामना है। देखिए, ये भी हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। मैं ज़ाती तौर पे इस बात का गवाह शाहिद हूँ। मुख्तलिफ आर ओ साहिबान के दफातर में तायद कुनंदगान को, सेकेंडरी प्रपोजर को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। लेकिन बहरहाल ये भी एक कोशिश की गई और बहुत सी जगहों पे हम ले गए लोगों को अंदर, लेकिन जहां उन्होंने नहीं जाने दिया, एक सरीहन गैर कानूनी हरकत की, वहां अपील का दरवाज़ा अभी मौजूद है और इसमें पहले नज़ीरें मौजूद हैं कि अगर सेकेंडरी प्रपोजर अपील में हाई कोर्ट के सामने पेश हो जाएं तो उस सूरत में भी कागजात जो है उनको कबूल किया जा सकता है। अब देखते हैं कि वहां भी वो पहुंचने से रोकते हैं सेकेंडरी प्रपोजर को या नहीं। लेकिन जितनी भी मुश्किलात हैं उसके बावजूद आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ी तादाद में उम्मीदवार पीटीआई के मौजूद होंगे इलेक्शन वाले दिन। इलेक्शन के तमाम मराहिल से गुजरेंगे और ये एक इलेक्शन जितना भी नाकिस हो, बहरहाल इसको लड़ा जाएगा। अच्छा रजा साहब, तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुकदमात की तादाद कितनी है और कितनी ऐसी लीडरशिप है तहरीक इंसाफ की जो इश्तिहारी है फिलहाल? मेरे पास सही कोई आदाद नहीं है, लेकिन जाहिर है ये नंबर जो है 100 से शायद तजावुज कर जाए, सैकड़ों में हो, लेकिन मेरे पास सही नंबर नहीं है। अच्छा सर, ऐसा ना देखिए, तौहीन अदालत केस में सुप्रीम कोर्ट तो सर वाज़ेह हिदायत दी जा चुकी है, वो कह चुकी है। सुप्रीम कोर्ट अब आपके लिए मजीद क्या करे? मतलब आप दोबारा सुप्रीम कोर्ट 2 बार जा चुके हैं सुप्रीम कोर्ट, व्हाट नेक्स्ट नाउ? देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को नहीं माना जाता तो हम बस बेबस होके बैठ तो नहीं सकते। वापस तो अदालत के पास ही जाना है। अब ये अदालत का काम है कि वो मजीद ताकीद करे, अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करे, किसी को सजा देनी है तो सजा दे। इलेक्शन कमीशन के अपने जो अराकीन हैं, जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर्स हैं या प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर हैं, उन्होंने भी एक खत लिख दिया है इलेक्शन कमीशन को कि सूबे में, खासकर सूबा पंजाब में सख्त मुश्किल पेश आई है। बाज़ हलकों में तायद कुनंदगान को, उम्मीदवारों को इलेक्शन के अमल में शामिल होने के हवाले से, कागजात जमा कराने के हवाले से, तो ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि इलेक्शन कमीशन जो है एक यकीनी तौर पे लेवल प्लेइंग फील्ड जो है कायम नहीं कर सका। ठीक है राजा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।